हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आज का टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं हम लोगों का वीडियो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये जो कानून है ये सेल ऑफ गुड्स के ऊपर डेफिनेटली एप्लीकेबल है। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें हम लोगों को डिस्कस करना होगा। सेल किसको कहा जाता है, गुड्स किसको कहा जाएगा, ठीक है, गुड्स का क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, वो सब केसेस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस केस में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, ठीक है, दे शुड बी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मतलब दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नन ऑफ द पार्टीज शुड बी ऑफ अनसाउंड माइंड। none of the party should be forbidden by law from entering into a contract। ठीक है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे एप्लीकेबल होंगे, इंक्लूडिंग फ्री कंसेंट। ठीक है, वो सारे चीज़ों को लेकर के मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर के, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेशली यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो डिफरेंट चीज़ें हैं, आइए उसको लेकर के हम लोग आज कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेल किसको कहा जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सेल का मतलब जो डिफाइन किया हुआ है मैं आपको रीड करके भी सुनाऊंगा। सेल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला हुआ है कि सेल इंक्लूड्स अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स बिटवीन द सेलर एंड द बायर। ठीक है, इधर ऑन एन इमीडिएट बेसिस और ऑन फ्यूचर बेसिस। मतलब सेल इंक्लूड्स बोथ एग्रीमेंट टू सेल एज वेल एज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसका क्या मतलब हुआ, आइए इसको पहले डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर उसको जो प्रॉपर जगह है उसको मैं सेल का डेफिनेशन मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ। तो बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. Contract of sale is a generic term which includes both sales as well as agreement to sale. तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखें दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सीखें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें यहाँ पे शामिल हो जाएंगी। Contract of sale will include two things. One is sale itself, and the second one is agreement to sell. Agreement to sell. सेल क्या है? सेल और एग्रीमेंट टू सेल का जो प्रॉपर जो मीनिंग है उसको डिस्कस करने से पहले जो उसका जो बेसिक डेफिनेशन में एक जगह में लिखा हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। इस बात को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में ये डेफिनेशन बोल रहा है कि देयर शुड बी टू और मोर पार्टीज। ठीक है, वन ऑफ विच शुड बी अ सेलर एंड द अदर वन शुड बी अ बायर। ठीक है, एक होना चाहिए सेलर और दूसरा होना चाहिए बायर। सेलर आप लोग जानते ही हैं, सेलर वो जो कि ओनर ऑफ द गुड्स है, जो अपना गुड्स बेच रहा है, जो अपना प्रॉपर जो अपना जो मालिकाना हक है वो दे देगा किसको, बायर को, फॉर अ प्राइस कंसिडरेशन। प्राइस कंसिडरेशन का मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन। कोई भी मॉनेटरी कंसिडरेशन बायर जब पे करेगा फॉर द गुड्स तो सेलर क्या करेगा, एग्रीड प्राइस के बदले में वो अपना गुड्स को बायर को ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रॉपर्टी इन द गुड्स? तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप राइट्स। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो यू कैन नोट द टर्म property in the goods, property in the goods refers to
ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप राइट्स मतलब मालिकाना हक। तो मालिकाना हक कब माना जाएगा कि ट्रांसफर हो गया, उसको लेकर के ये एक्ट क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। तो ये एक्ट बोलता है कि मालिकाना हक तब ट्रांसफर्ड माना जाएगा व्हेन ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। मतलब जो भी रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हैं, जो भी मतलब जो भी लॉस होने के जो भी चांसेस हैं और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स गुड से मिलेगा, वो सारे बेनिफिट्स और सारे रिस्क्स सेलर जब बायर को इफेक्टिवली ट्रांसफर कर चुका होगा तो ये माना जा सकता है कि सेलर ने अपने प्रॉपर्टी इन द गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ओनरशिप राइट्स को ट्रांसफर कर दिया टू द बायर। यहाँ पे एक और बात पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ट्रांसफर्स मतलब इट इज़ अ प्रेजेंट ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर मतलब इट इज़ अ फ्यूचर ट्रांसफर, जहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, आप बोर्ड की तरफ देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो सिचुएशंस को कवर किया जा रहा है। सेल जहाँ पे एक प्रेजेंट ट्रांसफर टेक प्लेस कर रहा है, जहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में सेलर जो है वो अपना गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर इंक्लूड्स अ फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, मतलब सेलर अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है बट वो एग्री किया है कि वो फ्यूचर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद वो क्या करेगा, वो गुड्स को ट्रांसफर, गुड्स का जो ओनरशिप राइट्स है, गुड्स का जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है, उसको वो ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। अब ये इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे प्राइस का मतलब क्या हो गया दोस्तों। प्राइस का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कुछ एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन के रूप में बायर सेलर को पे कर रहा है फॉर बाइंग द गुड्स, उसको हम लोग यहाँ पे प्राइस मानेंगे। यानी कि सिंपली यहाँ पे मॉनेटरी कंसिडरेशन पे, मनी कंसिडरेशन पे यहाँ पे जोर दिया गया है। ये प्राइस वो ऑलरेडी अगर पेड कर चुका है तो इसको हम लोग कैश सेल मानेंगे। ये प्राइस का पेमेंट वो फ्यूचर में भी कर सकता है, इन विच केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। दोस्तों आज हम लोग सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, उसको अभी हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग मेरा वॉइस ओवर सुनिएगा। दोस्तों डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पहला पॉइंट है इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, एंड एग्रीमेंट टू सेल में लिखा हुआ है द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट। इसका मतलब ये हुआ कि सेल एक प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। प्रेजेंट में प्रेजेंटली जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर्ड हो जाता है फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली, उसको सेल कहते हैं। बट एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओनरशिप कोई फ्यूचर डेट में, ठीक है, बायर को मिलता है फ्रॉम द सेलर, उसको इमीडिएटली नहीं प्राप्त होता है। सिंस सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हो जाता है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इसीलिए सेल को एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में सिंस फ्यूचर डेट में एक प्रॉपर्टी इन द गुड्स यानी कि ओनरशिप इन द गुड्स ट्रांसफर्ड होता है, इसीलिए एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सेल को हम लोग सेल के केस में एक राइट इन रेम क्रिएट होता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में इट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम का मतलब क्या होता है, ये आप लोग अभी वीडियो में देखिएगा। तो दोस्तों राइट इन रेम का मतलब होता है कि बायर एज एन ओनर जब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड जो अपना जो गुड्स वो बाई कर रहा है उसका ओनरशिप राइट्स जब उसको अगेंस्ट द होल वर्ल्ड उसको एंजॉय करने का राइट मिल जाता है, जब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो एंजॉय कर सकता है, तो उसको हम लोग राइट इन रेम बोलेंगे। और राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है कि किसी एक सिंगल व्यक्ति के अगेंस्ट में
ठीक है, बायर का यहाँ पे राइट मिल सकता है। बाय द वे एग्रीमेंट टू सेल में बायर अभी तक बायर बना ही नहीं है, वो बायर बनेगा, ठीक है, जब कुछ कंडीशंस वो फुलफिल करेगा, जब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस करेगा, एक्चुअल ओनरशिप राइट्स टेक प्लेस करेगा, तब वो एक्चुअली में ओनर बनेगा, अभी तक वो ओनर बना नहीं है। अच्छा, बोलने का ये मतलब है कि जब तक वो ओनर नहीं बनेगा तब तक जितना भी सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स है वो सारा अभी तक सेलर के पास है। याद रखिएगा, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप लाई विद द सेलर, नॉट विद द बायर, बिकॉज अभी तक तो सेल हुआ ही नहीं है, ठीक है। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम लोग एग्रीमेंट को शामिल कर रहे हैं, बट ये सारा का सारा राइट्स अभी भी सेलर के पास है, तो जो भी लॉसेस होगा वो सेलर का लॉस माना जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और अगर हम लोगों का सेल हो चुका है, प्रेजेंटली अगर सेल टेक प्लेस कर गया है, तो ओनरशिप राइट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, जिसका मतलब ये है कि जो भी लॉसेस राइज करेगा वो लॉसेस किसको बियर करना पड़ेगा, वो बायर को बियर करना पड़ेगा। इसको लेकर के जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, दैट इज सेल। सेल के केस में बोल रहा है द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। मैंने जो बोला था आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो भी लॉसेस अराइज करेगा फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, वो सारे डिस्ट्रक्शन की वजह से कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द गुड्स हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड। सेल के केस में। अब एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल के केस में लिखा हुआ है द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द बायर। बायर के पोजीशन में रहने के बावजूद, सिंस ये गुड्स अभी तक सोल्ड हुआ नहीं है, तो ये गुड्स टेक्निकली किसका है, ये गुड्स टेक्निकली अभी भी सेलर का ही है। तो जो भी लॉसेज अराइज करेगा वो किसका लॉस माना जाएगा, वो सेलर का लॉस माना जाएगा। अच्छा, सेल अगर एक बार हो गया तो आप यूं समझ लो कि इट इज एन इरिवर्सिबल ट्रांसफर। ये जो है ये एक इरिवर्सिबल ट्रांसफर है, मतलब वापस ये सिचुएशन कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करेगा। मैं आपको रीड करके सुना रहा हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर इन द बिजनेस इफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और टू सेल or to sale. It is the only transfer in the business which is non-reversionary, which means that goods will never be transferred to seller. It is also it is called absolute transfer. तो सेल को हम लोग absolute transfer इसीलिए मानते हैं क्योंकि एक बार अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ने साइन कर दिया तो वो गुड्स किसका बन चुका है, वो बायर का बन चुका है। विदाउट अनदर कॉन्ट्रैक्ट वो गुड्स कभी भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेलर अपने पास रीट्रांसफर नहीं कर पाएगा, वो गुड्स अब चला गया है बायर की ओनरशिप में, ठीक है। इसीलिए इसको नॉन रिवर्शनरी नेचर का माना जाता है, इसीलिए इसको ये माना जाता है कि ये एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। अब सिंस सेल के केस में सेलर ऑलरेडी गुड्स सोल्ड कर चुका है, बायर को बेच चुका है, तो जाहिर सी बात है वो इस गुड्स को फिर से किसी और दूसरे बायर को रीसेल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेच दिया है गुड्स को। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में अभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होना बाकी है, अभी भी ओनरशिप राइट्स एक्चुअली में ट्रांसफर्ड होना बाकी है। तो इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, seller possesses the right, seller retains the right to resell the goods to another buyer if the buyer fails to fulfill all the terms and conditions. मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ। सेल के केस में लिखा है the seller cannot resell the goods. एग्रीमेंट टू सेल के केस में लिखा है in this case if the subsequent buyer takes in good faith and for consideration he gets a good title, the original buyer may only sue the seller for damages. एग्रीमेंट टू सेल के केस में मान लीजिए कि आपके साथ किसी सेलर का एग्रीमेंट टू सेल हुआ, एग्रीमेंट टू सेल के बावजूद जो सेलर है, ओरिजिनल सेलर है, वो आपको माल नहीं बेच करके कोई दूसरे बायर को माल बेच दिया, तो आपके पास क्या राइट्स रहेगा, आपके पास राइट्स रहेगा द ओरिजिनल बायर में ओनली स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस। आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल सेलर को स्यू कर सकते हो, मतलब केस कर सकते हो, मुकदमा कर सकते हो कि इसने एग्रीमेंट होने के बावजूद इसने एग्रीमेंट तोड़ करके किसी और को माल बेचा है, तो आप स्यू कर सकते हो द सेलर फॉर द डैमेजेस। जो डैमेजेस आप
एक्चुअली सफर करोगे उसी डैमेजेस के लिए आप स्यू कर सकते हो। अगर आपने डैमेजेस नहीं सफर किया तो आप स्यू भी नहीं कर पाओगे, आपको स्यू करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल के केस में टैक्सेस का क्या इंपैक्ट है और एग्रीमेंट टू सेल के केस में व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द टैक्सेस। सेल के केस में, एक्चुअल सेल के केस में टैक्सेस इम्पोज्ड होगा, तो मैं यहाँ पे रीड करके सुना रहा हूँ। सेल इज लायबल फॉर सेल्स टैक्स, सेल जो है वो सेल्स टैक्स के लिए लायबल माना जाता है, बट एग्रीमेंट टू सेल इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी, ठीक है, क्योंकि अभी तक एक्चुअली में गुड्स ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो इसीलिए जीएसटी या फिर कोई भी दूसरे तरह का सेल्स टैक्स यहाँ पे इम्पोज नहीं किया जा सकता है। इट इज लायबल फॉर जीएसटी ओनली व्हेन इट राइपन्स इनटू अ सेल, मतलब जब एक्चुअल सेल होगा तभी जाकर के जीएसटी लगेगा। एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे कभी भी जीएसटी चार्ज गवर्नमेंट आप पर नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि गुड्स क्या है बेसिकली और गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, जो मोटा मोटा डेफिनेशन जो गुड्स का वेरियस कोर्ट जजमेंट्स, वेरियस जजमेंट्स के थ्रू हम लोगों को पता चला है, वो मैं आपको समराइज्ड बेसिस पे आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। गुड्स उन सारे आइटम्स को कहा जाएगा जिसके अंदर दो क्वालिटीज होंगी, ठीक है, जिसके अंदर दो क्वालिटीज होंगे, एक है मूवेबिलिटी और दूसरा है मार्केटेबिलिटी। तो मूवेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स सच दैट किसी चीज को हम लोग गुड्स बोल सकते हैं और किसी चीज को हम लोग गुड्स नहीं कह सकते हैं। मूवेबिलिटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मूवेबिलिटी का मतलब वो ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब गुड्स को अगर आप एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसको मूव करा सकते हो, तो ये मूवेबिलिटी है। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों? मार्केटेबिलिटी का मतलब राइट टू बाई और राइट टू ट्रेड, राइट टू बाई और सेल द गुड्स इन द मार्केट फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, जहां पे आप कोई गुड्स को लेकर के ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको बेचा जा सकता है, उसको खरीदा जा सकता है मार्केट में फॉर अ प्राइस कंसिडरेशन। उन सारे चीजों को हम लोग क्या मानेंगे? उन सारे चीजों को हम लोग गुड्स मानेंगे। इस डेफिनेशन के थ्रू दो तीन चीजें यहाँ पे हाईलाइटेड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब गुड्स नहीं है दोस्तों। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी आपका मूवेबल हो गया, बट लैंड एंड बिल्डिंग का जहाँ तक बात है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो तो इन दैट केस वो गुड्स नहीं है, ऑल्दो ठीक है सर्टेन सिचुएशंस में हो सकता है अकाउंटेंट्स लोग इसको गुड्स माने। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अ बिल्डिंग डेवलपर, अगर कोई बिल्डिंग का डेवलपर है, कोई अपार्टमेंट वगैरह बना रहा है, तो उसके केस में फ्लैट्स, रेसिडेंशियल फ्लैट्स उसके लिए क्या है? गुड्स है, ठीक है। हम लोग अकाउंट्स में उसको भले ही गुड्स मानेंगे क्योंकि वो उसको बेच रहा है, ठीक है, बट फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर कोई बिल्डिंग डेवलपर, ठीक है, वो अगर अपार्टमेंट्स वगैरह अगर वो कोई रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बेचेगा तो उसको गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड होगा, चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग हो या बोथ हो, उस केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट वहां पे चुप रहेगा। तो फिर कौन सा कानून यहाँ पे अप्लाई होगा? यहाँ पे एक अलग कानून है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उस कानून के अंतर्गत उस तरह का सेल ट्रांजैक्शंस जो कि लैंड को डील कर रहा है, जो कि बिल्डिंग को डील कर रहा है, उसको डील किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे? इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट गुड्स। इसके अलावा कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट ये जो डेफिनेशन है मूवेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी का, इसके थ्रू कुछ चीजें कोर्ट्स में अलग अलग टाइम पे कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुनाया। तो कोर्ट के जजमेंट, वेरियस ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों को पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या उसको आप गुड्स बोल सकते हो? कैन इलेक्ट्रिसिटी बी कंसिडर्ड एज गुड्स? तो कोर्ट ने बोला हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंसिडर्ड एज गुड्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, उसको आप स्टोर कर सकते हो, उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हो, उसको आप बेच सकते हो फॉर अ प्राइस कंसिडरेशन। तो ये सारे के सारे मूवेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी का दोनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को भी ये लोग गुड्स मान सकता है।
तो गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या चीज सर नहीं आएगा, उसको मैं यहाँ पे आपको आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किन किन चीजों को हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में हम लोग कवर्ड नहीं करेंगे और किन किन चीजों को हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में कवर्ड करेंगे। दोस्तों जो गुड्स का प्रॉपर डेफिनेशन है उसको मैं आप लोगों को रीड करके सुना रहा हूँ। गुड्स के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल रहा है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, और एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed or separated from the land before sale or under the contract of sale। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि गुड्स के डेफिनेशन में स्टॉक एंड शेयर्स इंक्लूड हो गया। आप अगर शेयर्स बेचोगे तो उसको भी हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में ही कवर्ड करेंगे, ठीक है, तो गुड्स के डेफिनेशन में ही उसको कवर्ड करेंगे, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको लेकर के डील करेगा। तो गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो भी गुड्स के डेफिनेशन को कवर कर रहा है, इंक्लूड्स बोल रहा है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स इज आल्सो गुड्स, ग्रास इज आल्सो गुड्स, थिंग्स व्हिच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, which are agreed to be severed or separated from the land before the sale or under the contract of sale, वो भी गुड्स है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर कोई ट्री है, सपोज आपके पास कोई ट्री है, वो अगर लैंड के साथ ऑलरेडी क्या है, उस ट्री को आप ऑलरेडी किसी के साथ एग्री कर चुके हो कि उसको पहले आप उसको कटिंग कर लोगे, कटिंग करके फिर आप जो उसका वुड है उसको आप बेचोगे, तो इन दैट केस जो वुड ऑफ द ट्री है वो क्या बन जाएगा, वो गुड्स बन जाएगा। बट ट्री इटसेल्फ, मान लीजिए कि आप गार्डन इटसेल्फ बेच दिए इंक्लूडिंग द ट्रीज, तो इट इज नॉट गुड्स, क्योंकि वो ट्रीज जो है वो अभी भी फर्मली अटैच्ड है टू द पार्ट ऑफ द लैंड। बोलने का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आर अटैच्ड टू द लैंड, ठीक है, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स, बट वंस द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड, वंस द एग्रीमेंट हैज बीन मेड कि उन सारे ट्रीज, ग्रासेस एटसेट्रा जो भी लैंड के साथ अटैच्ड है उसको पहले सीवियर किया जाएगा, मतलब कट कर दिया जाएगा, उसके बाद उन चीजों को हम लोग सेल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो गुड्स हो जाएगा। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है दोस्तों, एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में बोल रहा है, एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स which can be enforced only by action or suit, for example debt। हर किस्म का जो डेट है, डेट मतलब होता है उधार, ठीक है, जहां पे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल किया है कुछ गुड्स का, तो मिस्टर बी को यहाँ पे क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में उसको पेमेंट करना है, अभी तक वो पेमेंट नहीं किया है, तो फॉर मिस्टर ए इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि ये एक तरह का डेट बन जाएगा बी के लिए। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो जो जिसको आप लोन दिए हो वो व्यक्ति आपके लिए डेटर बन जाएगा, वो भी एक तरह का एक्शनेबल, अ टाइप ऑफ एक्शनेबल क्लेम है। अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, ठीक है, डेट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी कि एक्शनेबल क्लेम्स को हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में हम लोग नहीं कवर करने वाले हैं, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ये इसीलिए गुड्स का जो वेरी डेफिनेशन है वहां पे लिखा था गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो एक्शनेबल क्लेम्स यानी कि जो डेट है वो गुड्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स और गुड्स इवन द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स, आप अगर अपना एफडीआरस को, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स को ट्रांसफर भी करोगे तो भी even the fixed deposit receipts are considered as goods under section 176 of the Indian Contract Act read with section 2 subsection 7 of the Sale of Goods Act। तो इसको जो है सिर्फ जो एफडीआरस हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो रिसीट्स हैं, इसको हम लोग खाली गुड्स मानेंगे एज पर द सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक इसी को खाली गुड्स माना जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी तरह का एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स के डेफिनेशन में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। क्या गुड्स में टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों तरह के प्रॉपर्टी शामिल है? यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि गुड्स इंक्लूड बोथ टैंजिबल goods as well as intangible goods like goodwill, copyright, patents, trademark, etc. Stocks and shares
gas, steam, water, electricity and decree of the court are also considered to be goods. तो जो मैंने आपको बोला था वो सारे के सारे चीजें गुड्स के डेफिनेशन में कवर्ड कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, सिर्फ और सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ करके और मनी को छोड़ करके। तो अब गुड्स के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एग्जिस्ट करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है, इसके अलावा है एसर्टेन्ड। एग्जिस्टिंग गुड्स का फिर अलग अलग टाइप्स हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में आता है स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन्ड गुड्स एंड अनअसर्टेन्ड गुड्स, ठीक है, ये तीन तरह के एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। इसके अलावा फ्यूचर गुड्स भी एक तरह का गुड्स है एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स किसको बोलोगे आप लोग? गुड्स ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स। जो गुड्स सेलर के पास मौजूद है जिस समय वो सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जिस समय वो सेल में एंटर कर रहा था, तो उस समय अगर ऑलरेडी कोई गुड्स उसके पास मौजूद रहेगा, उसके पोजीशन में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एज द एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है, उसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स के डेफिनेशन में शामिल करेंगे। समटाइम्स द सेलर मे बी इन द पोजीशन बट ही मे नॉट बी द ओनर ऑफ द गुड्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेलर के पास गुड्स तो है बट, ठीक है, मे बी इन पोजेशन बट ही मे नॉट बी द ओनर ऑफ द गुड्स, बट वो गुड्स का मालिक नहीं है, वो चलेगा, उस केस में भी उसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स के अंतर्गत हम लोग लेकर के आएंगे। हेलो दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का ये एक पार्ट है। स्पेसिफिक गुड्स का डेफिनेशन पहले मैं आपको रीड करके सुना रहा हूँ। स्पेसिफिक गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। इसमें लिखा है स्पेसिफिक गुड्स means goods identified and agreed upon at the time of a contract of sale is made। इसका मतलब क्या हो गया? जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिस समय हो रहा था उस समय अगर वो एग्रीड अपॉन हो गया, अगर वो आइडेंटिफाइड हो गया, अगर उसको पहचाना गया, अगर उसको चुना गया, ठीक है, चुनने के बाद मतलब जो है प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ गुड्स टुक प्लेस, तो इन दैट केस उसको हम लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक अ सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, वर्लपूल वॉशिंग मशीन ऑफ 7 kgs एटसेट्रा, ये एक स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फ़ोन के दुकान में गए, आप बोले स्पेसिफिकली कि सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge हमको दिखाइए, आपको उसका स्पेसिफिकेशन पसंद आया, आप उसको यूज़ मतलब थोड़ा सा उसका जो डेमो जो ये रहता है, जो डेमो गुड्स रहता है, उसको आपने हल्का फुल्का यूज़ किया, आपको पसंद आया, तो आपने उसको फाइनलाइज किया, तो ये गुड्स हो जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। व्हाई? बिकॉज आप ऑलरेडी उस गुड्स को देख चुके हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर चुके हो, आप उसको एग्री कर चुके हो। द गुड्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक गुड्स बन जाएगा। सेकेंड और एक तो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, दैट इज ए हैड 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है, ए के पास 5 कार्स है अलग अलग मॉडल्स का। He agreed to sell his Santro car to B and B agreed to purchase the same Santro car. In this case, the sale is for specific goods as the car has been identified and agreed at the time of the contract of sale. इसका मतलब कि A के पास Santro कार के अलावा भी और भी बहुत सारे कार्स था। B के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया to sell his car, तो वो स्पेसिफिकली यहाँ पे B को अपना Santro कार के बारे में बताया। B ने उसका Santro कार देखा, टेस्ट ड्राइव लिया, ठीक है, और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन करने से पहले पूरी तरीके से तसल्ली कर लिया कि हाँ ये वही गुड्स है जो उसको चाहिए। तो इस केस में ये जो सेंट्रो कार है ये बन जाएगा उसके लिए स्पेसिफिक गुड्स। सेकेंड पॉइंट है एग्जिस्टिंग गुड्स का, जो सेकेंड जो टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स है दैट इज कॉल्ड एज एसर्टेन्ड गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन्ड गुड्स में बहुत ही स्मॉल सा डेफिनेशन है, कुछ खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एसर्टेन्ड गुड्स, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एसर्टेन्ड गुड्स के बारे में बोल रहा है, एसर्टेन्ड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्पेसिफिक गुड्स के केस में, स्पेसिफिक गुड्स का डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मतलब
जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा था, अगर गुड्स उस समय आइडेंटिफाइड हो गया और एग्रीड अपॉन हो गया तो वो गुड्स बन जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। और एसर्टेन गुड्स किसको माना जाएगा दोस्तों? एसर्टेन गुड्स उन गुड्स को माना जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद एग्रीड अपॉन हो रहा है। ठीक है, तो एसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। आगे बोल रहा है द टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। ये जो टर्म है ये एक्ट में कहीं पे डिफाइंड नहीं है, बट हैज बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टर्म एसर्टेन गुड्स इज यूज्ड इन द सेम सेंस एज स्पेसिफिक गुड्स। एक्चुअल प्रैक्टिस में स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन गुड्स को सिनोनिमसली हम लोग यूज करते हैं, कोई डिफरेंस कुछ खास नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं दोस्तों। एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. ठीक है, एक होलसेलर ऑफ कॉटन है, उसके पास 100 bales ऑफ कॉटन पड़ा हुआ था उसके गोडाउन में। कोई बायर आया, वो बोला कि उसको 50 bales ऑफ कॉटन उसको लेना है, तो होलसेलर ने क्या किया, 50 बेल्स को अपने बाकी गुड्स से अलग करके उसको सेपरेटली पैकेजिंग करके उसको सेट असाइड करके रख दिया। ऑन सिलेक्शन द गुड्स बिकम एसर्टेन। जैसे ही वो सिलेक्शन किया तो गुड्स बन गया एसर्टेन। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ एसर्टेन गुड्स। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एसर्टेन गुड्स का हुआ। As the cotton bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract. Contract यहाँ पे cotton selling का already बन चुका था, but यहाँ पे जो 50 बेल्स को अलग करके रखा गया, ये सब कॉटन, ये सब एग्रीमेंट बनने के बाद हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एसर्टेन गुड्स बोलेंगे। इट मे बी नोटेड दैट बिफोर द एसर्टेनमेंट ऑफ द गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तब तक इस गुड्स को हम लोग बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है दोस्तों? अनअसर्टेन गुड्स के बारे में बोल रहा है। अनअसर्टेन गुड्स आर द गुड्स which are not specifically identified or ascertained at the time of making of the contract. जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब जो गुड्स अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है, असर्टेन्ड नहीं हुआ है, तो उन गुड्स को हम लोग बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और बाय सैंपल। ये सबको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से, डिस्क्रिप्शन से और बाय वे ऑफ सैंपल दिखा करके इसको शो किया जाता है, तब इसको बाद में जाकर के इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो एग्जांपल 4 में बोला हुआ है इफ ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन हिज शॉप। ठीक है, ए बी को बोलता है कि मेरे पास 100 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट है, उसमें से 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट मैं तुमको बेचना चाहता हूँ, तो इट इज अ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। ये एक अनअसर्टेन गुड्स का सेल माना जाएगा बिकॉज इट इज नॉट नोन, क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं है कि कौन सी पैकेट बेचा जाएगा, because it is not known which packet is to be delivered. As soon as a particular packet is separated from the lot, जैसे ही एक पर्टिकुलर पैकेट को हम लोग लॉट से अलग करके रख लेंगे तो इट बिकम्स ascertained और स्पेसिफिक गुड्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर गुड्स के बारे में।